2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव के प्रति एक स्पार्क था और उसकी वजह थी एक मुद्दा कि पहले दिन वे 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। इन लोगों को जो है कंपटीशन जो है, एक प्रतिद्वंदिता है कि हम सरकार बनाए रखें, एक तो प्रतिद्वंदिता है कि हम शासन में आए। इसीलिए वो जनता का कुछ भला हो रहा है। भला हो रहा है मतलब कुछ लोगों को रोजगार की बात हो रही है। नीतीश कुमार वही कर रहे हैं जो तेजस्वी की घोषणा है। इस तरह से तो वो नीतीश कुमार कुछ कर रहे हैं ये बताने के अलावा कुछ नहीं बता रहे हैं। एक एजेंडा है जो अदृश्य एजेंडा है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। हम ठीक है मानते हैं कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, लेकिन जो जनता यहाँ खतरे में है, जनता जो यहाँ अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही है और यहाँ पर भयंकर रूप से बेरोजगारी है। तेजस्वी या राहुल गांधी, इन दोनों को ये सुझाव दिया जा रहा है कि संविधान की रक्षा की बात कहते कहते आप आगे की बात कहना शुरू कर दीजिए। नमस्कार, मैं मनीलाल। मैं प्रियदर्शी। आज हम लोग विमर्श न्यूज के इस परिचर्चा में आज जो कैबिनेट की भी बैठक हुई है जिसमें 39 एजेंडों पर मुहर लगी है और आगामी चुनाव में विपक्ष का जो एजेंडा है और वर्तमान में जो सत्ता जो चला रही है उस सत्ता की पार्टी के एजेंडे पर चर्चा करेंगे कि कौन से दल और कौन से लोग जनता के मुद्दे पर संवेदनशील है और वो अधिक कार्य कर रहे हैं। आज के हम संदर्भ में बात कर रहे हैं कि आज ही कैबिनेट की बैठक हुई है। एक मुद्दा आया है जिसमें ग्राम कचहरी सचिव है। जो ग्राम कचहरी सचिव सारे बिहार के जितने भी 8163 लगभग पंचायत है उसमें वो कार्यरत है और उनका 6,000 रुपया मानदेय था। 6,000 रुपये, उसके अलावा उनको कुछ नहीं मिलता है और 2015 से 6,000 रुपया है। आज उनको 3,000 बढ़ाया गया और उनको 9,000 किया गया। और जबकि नीतीश सरकार में एक मंत्री हैं जो उनके संसदीय राज्य मंत्री विजय चौधरी जी कहते हैं कि अगर बिहार में अगर किसी को भी न्यूनतम मजदूरी से अगर कम मिलता है तो आप हमें बताइए। कि यहाँ बहुत सारे संविदा पर काम करने वाले लाखों लोग हैं जिनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है, वो सरकारी नौकरी में है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 9,000 रुपया प्रतिदिन काम करना है। सरकारी कर्मी है, इंटर पास पर उनकी नियुक्ति हुई है और उनको 9,000 रुपया में वो क्या गुजारा कर सकते हैं। कि सरकार जितना दिखा रही है वो बिल्कुल एकदम सच नहीं है। और इसके साथ साथ आने वाली जो सरकार है, आने वाली जो सरकार दावा कर रही है, जो विपक्ष की पार्टी, महागठबंधन की पार्टी, उनके पास भी स्पष्ट विजन नहीं है, स्पष्ट कोई एजेंडा नहीं है कि आने वाले समय में अगर वो चुनाव जीतते हैं तो जनता के लिए ठोस रूप में क्या करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। क्योंकि ये एजेंडा है जो एक एजेंडा है जो अदृश्य एजेंडा है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। हम ठीक है मानते हैं कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, लेकिन जो जनता यहाँ खतरे में है, जनता जो यहाँ अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही है और जहाँ पर भयंकर रूप से बेरोजगारी है, भयंकर रूप से लोगों को बेरोजगारी के सामना के साथ साथ यहाँ पलायन है बिहार में, उसका क्या स्पष्ट समाधान होगा, क्या सरकार आने वाली करेगी, इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। और सिर्फ जनता को हम ऐसा करेंगे, हम ये रोजगार देंगे। कौन सी रोजगार की बात आप करते हैं? यहाँ 5 लाख लोग संविदा कर्मी है, संविदा कर्मी में भी एक आउटसोर्सिंग है और वैसे लोग जो न्यूनतम मजदूरी से भी जो सरकार के निर्धारित काम कर रहे हैं, तो हम कैसे कहेंगे कि जनता के लिए लोग न्याय करेंगे। जो भी पार्टी जो भी सत्ता में चला रही है और जो सत्ता में आने का दावा कर रही है, उनका स्पष्ट एजेंडा होना चाहिए कि हम जनता के लिए हम क्या करें, जिसमें शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गैर बराबरी बांटने के तरीके हो। तो मनीलाल जी, आप जो बात कह रहे हैं उससे ये बात निकल करके आती है कि विपक्ष के पास मुद्दा क्या है। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव के प्रति एक स्पार्क था और उसकी वजह थी एक मुद्दा कि पहले दिन वे 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार देंगे नहीं, सरकारी नौकरी देंगे। इतना ही नहीं कि कहीं रोजगार के अवसर देंगे। आज इस विषय पर तेजस्वी यादव के पास कोई लीड है, कोई बढ़त है। वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ने उनकी नकल की है। नीतीश कुमार उनके साथ कुछ दिन तक गठबंधन की सरकार में थे, कुछ महीने तक थे, लेकिन उस दरमियान तेजस्वी यादव ने अपने काम से
अपनी कोई अलग पहचान नहीं बनाई थी। ये ठीक है कि नीतीश कुमार ने उस दरमियान घोषणा किया कि वे 10 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे और अन्य 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। तो नीतीश कुमार के इस बयान के बाद नीतीश कुमार ने बहालियों का रास्ता खोला और दोनों सरकार से अलग अलग हो गए। लेकिन आज नीतीश कुमार वही कर रहे हैं जो तेजस्वी की घोषणा है। इस तरह से तो वो नीतीश कुमार कुछ कर रहे हैं ये बताने के अलावा कुछ नहीं बता रहे हैं। आज ऐसी कौन सी बात है जिस पर तेजस्वी के चुनाव कैंपेन को केंद्रित किया जाए, यह हमारा विषय है। इस बारे में आप क्या कहते हैं, क्योंकि ये चुनाव चैलेंजिंग है और पिछली बार वो स्पार्क रखते थे, उससे ज़्यादा चैलेंज उनके सामने है। उसको लेकर के वो क्या कर रहे हैं? देखिए, आज बिल्कुल ये बात सही है कि आज का जो समय है, तेजस्वी जी चाहते हैं कि हमारी सरकार बने, तो उनको भी स्पष्ट रूप से यह एजेंडा, एक विजन लाना पड़ेगा कि जनता उन पर विश्वास कर सके। आज के डेट में ये लोग भी साथ में सरकार, नीतीश जी, तेजस्वी जी सरकार चलाए हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि उस समय कुछ टीचर की बहाली हुई थी, कुछ विभागों में बहाली हुई थी। अब चुनाव का समय में 1 महीना 15 दिन 20 दिन में चुनाव का अधिसूचना जारी होगा। इसमें ये लोग चाहते हैं कि इन लोगों को जो है कंपटीशन जो है, एक प्रतिद्वंदिता है कि हम सरकार बनाए रखें, एक तो प्रतिद्वंदिता है कि हम शासन में आए। इसीलिए वो जनता का कुछ भला हो रहा है। भला हो रहा है मतलब कुछ लोगों को रोजगार की बात हो रही है। ठीक है मनीलाल जी, ये तो आप एक मूल्यांकन कर रहे हैं और ये 20 वर्ष का मूल्यांकन है, लेकिन अभी कुछ महीने की बात हम कर रहे हैं कि चुनाव में आप क्या लेके जाएंगे। तो आप बता रहे हैं कि सब कुछ लेके जाना है, आपके कहने का आशय है, लेकिन तेजस्वी क्या लेकर के जाएंगे? तेजस्वी जो लेकर जाएंगे, कौन सी बात लेकर के जाएंगे इससे स्पार्क पैदा हो? तो अभी मैंने कहा कि दिख ये रहा है कि नीतीश कुमार नकल कर रहे हैं, ये लेकर के जाएंगे। नीतीश जी इनवैलिड हैं, वे लेकर के जाएंगे। राहुल गांधी ने जो लीड लिया, जो विषय लाया, वह लेकर के जाएंगे चुनाव में। लोग आहत हुए, उनका नाम कट रहा है और बदमाशी पर उतर आया है शासक समीकरण, इसको लेकर के जाएंगे। ये सब बातें को लेकर के जाएंगे, लेकिन इसके बाद मौलिक क्या लेकर के जाएंगे? नीतीश कुमार ने ठीक है कि नकल किया, लेकिन उन्होंने मौलिक ढंग से 125 यूनिट बिजली माफ कर दिया और वो झारखंड में जो मन्ना माफ है या जो आपको दिल्ली में माफ है उससे अलग है। यहाँ क्या है कि आप चाहे जितना भी बिजली खपत कर रहे हैं, 125 यूनिट एकदम क्लियर काट करके ही आपको दिया जाएगा, यही कहा जा रहा है। इसी तरह से ये कह रहे थे कि 1500 और 2000 बढ़ा करके कर देंगे। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन और अन्य तरह का पेंशन 400 से बढ़ा के 1500 कर देंगे। एक ने कहा 2000 कर देंगे। नीतीश जी ने अब कर देंगे, वो कह रहे हैं, नीतीश जी ने कर दिया, उसको 1100 कर दिया। तो आप नकल कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बीच में एक काम नहीं किया। एक तो काम किया कि उन्होंने घोषणा कर दी कि 1 करोड़ रोजगार जनरेट करेंगे। अब अभी तक तो वो विकास कर रहे थे। मैंने पहले भी कहा है कि जब यहाँ निर्माण काम हो रहा था तो सिविल इंजीनियर्स की बिहार में बहाली नहीं हो रही थी, यानी कि रोजगार विहीन विकास कर रहे थे। अब इसका काट आपके पास क्या है? तो ये बात है। और अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आने वाले दिनों में जो है पूरा चैलेंजिंग है सिचुएशन। पोल प्रेडिक्शन आ रहे हैं और जेडीयू बीजेपी के साथ का जो गठबंधन है, जिसमें जीतन राम मांझी भी हैं, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और जिसमें चिराग पासवान भी हैं, 134 सीट तक का लीड ला रहा है और लीड के लिए 122 सीट चाहिए और इनका 75% सिमट रहा है एक प्रेडिक्शन के हिसाब से। लेकिन मैंने एक प्रेडिक्शन और देखा है और वो थ्रेडवेयर जिला वाइज बताता है। इस प्रेडिक्शन के हिसाब से 119 सीट आ रहा है विपक्ष को और 104 सीट आ रहा है एनडीए गठबंधन को। ठीक है, तो क्या करें जिससे अगर इनका सरकार में आना संभव है तो आ ही जाएं, इसलिए कि हाशिए पर रहेंगे तब तो सत्ता में ये लोग हैं कुछ करप्ट करेंगे, लेकिन अगर क्लियर मेजोरिटी इनको मिलेगा तब करप्ट करने का अवसर नहीं होगा। क्या करें? और इसमें मेरा कहना है कि तेजस्वी या राहुल गांधी, इन दोनों को ये सुझाव दिया जा रहा है कि संविधान की रक्षा की बात कहते कहते आप आगे की बात कहना शुरू कर दीजिए।
आगे की बात क्या कहते हैं राहुल गांधी, अडानी, अंबानी, जिस पर बहुत ट्रस्ट नहीं किया सकता है कि ऐसा कोई तंत्र कांग्रेस चलाएगी जो अडानी अंबानी मुक्त होगा। ठीक है, और अडानी अंबानी मुक्त होगा तो टाटा बिरला की सरकार चलेगी। ठीक है, तो इतना ही बोलते हैं। तब वो बोलते हैं कि हम स्मॉल इंडस्ट्रीज को मदद करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या घोषणा है? जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की घोषणा है क्या कि हर इलाके में इंडस्ट्री होगा, हर 2 कोस पर कोई कारखाना खुलेगा, हर इलाके में खेती के बाद के सीजन के लिए लोगों के पास काम रहेगा। ठीक है, और इंडस्ट्री खुलेगा तो उसके साथ सब्सिडरी खुलेगा, उसके वितरण सिस्टम में लोग लगेंगे, उसके लिए जो कच्चा माल प्रोड्यूस होगा उसमें लोग लगेंगे। इस बारे में इनका है क्या? चुनाव में जाने के पहले कांग्रेस कह रही थी कि हम 6,000 रुपया पर महीना इंसेंटिव देंगे। तो इस तरह की कौन सी बात इनके पास है जो बिहार के लिए है जिससे क्लियर फर्क पड़ेगा? ये है कि नहीं है? और नहीं है तो यह कहने मात्र से पूरे कैंपेन में राहुल गांधी एक बात कहते रहे और तेजस्वी 2 बात कहते रहे। एक बात जो राहुल कह रहे थे और दूसरी बात कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, मेरा शासन आएगा तो नीतीश कुमार के मुकाबले ऐसा होगा, वैसा होगा, क्या होगा, ये क्लियर कट मैं जानना चाहता हूं। इस बारे में मनीलाल जी। देखिए, डेमोक्रेसी जो भारतीय प्रजातंत्र है, जो लोकतंत्र है, इसकी सबसे बड़ी खासियत कहिए और सबसे बड़ी खराबी यह है कि यहाँ समीकरणों के आधार पर चुनाव तय होते हैं और इसलिए जनता का मुद्दा, आज जो जनता का मुद्दा होता है लेकिन वो सेकेंडरी हो जाता है। यहाँ सभी लोग समीकरण अपना सेट करते हैं और समीकरण के आधार पर ही सारे दावे किए जाते हैं उसी तरह से। और दूसरी बात कि जो सत्ता में जो सरकार रहती है उसके नकारात्मकता को दिखाकर, विपक्ष में जो पार्टियां हैं उसके कुछ नकारात्मक चीजों को दिखाकर और जनता में यह पैदा करती है, एक संशय पैदा करती है कि मैं आऊंगा तो ऐसा करूंगा, वो सरकार ऐसा नहीं कर रही। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ दोनों ही परिस्थितियों में जो सत्ता में है उसके पास कोई जनता के लिए कोई संवेदनशील कोई मुद्दा उनके पास कोई नहीं है। ठीक है, उनका विकास हुआ है और कुछ स्वाभाविक विकास होता है, लेकिन जो विपक्ष है, जो जिसमें महागठबंधन है, जिसका नेतृत्व करने का दावा तेजस्वी कर रहे हैं, उनके पास भी मेरे समझ से उस तरह का कोई परिपक्वता नहीं है, ऐसा मैच्योरिटी नहीं है, कोई विजन नहीं दिखाई दे रहा है। और ये बात अलग है कि राहुल गांधी जब बिहार में आए हैं और एक माहौल बना है और संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा की बात की जाती है, लेकिन यहाँ जनता को, यहाँ तो 50% जनता ऐसा है जिसको आज तक न लोकतंत्र समझ में आया, न उनको संविधान समझ में आया है। उनके सामने रोजी रोटी की समस्या है, उनके सामने जीवन चलाने की समस्या है। तो ये उनके लिए ये जो शब्द है, ये जो बातें हैं, उनके लिए अछूती है। इसलिए ठोस रूप से मेरा कहना है कि जो भी सरकार आवे बिहार के विकास के लिए और एक मतलब इच्छा शक्ति के साथ उनके साथ ठोस एजेंडा अगर नहीं आता है, अगर वो ठोस एजेंडा में सबसे बड़ी बात है कि अमीरी गरीबी के खाई को पाटना है, उसमें भूमि सुधार भी हो सकता है, उसमें शिक्षा के लिए कैसे दरवाजे, मतलब सबको शिक्षा मिले उसके लिए किया जा सकता है, सबको स्वास्थ्य मिले, ये एक शोषण वाली सोच है। इसलिए आने वाली जो सरकार है उनको एजेंडा अपना फिक्स करना होगा ताकि वो एक फिक्स समय में, एक निश्चित समय पर और ईमानदारी से जनता का विकास करे। क्योंकि आप जानते हैं कि नेता को अपना एजेंडा का विकास करना है, उनको वेतन बढ़ाना है, उनको सुविधा बढ़ाना आता है, तो कितना जल्दी वो कर लेते हैं और इस मुद्दे पर सारे लोग एकत्र हो जाते हैं। लेकिन जनता के मुद्दे पर वो लोग बिखर जाते हैं। कह रहा है कि हम हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, एक कहता है कि संविधान की रक्षा करेंगे, और दोनों जनता के बुनियादी मुद्दों से बिल्कुल अलग है कि मुद्दे नहीं हैं और हम लोग उसी की तलाश में हैं। मुद्दों की जब बात आएगी तो हर गांव में जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं और अन्य निविदा कर्मी हैं, उनके वेतन से पूरा नहीं हो जाएगा, उनको पूरा न्यूनतम वेतन दे देंगे, नहीं पूरा होगा। इस तरह से कचहरी सचिव को 9,000 की जगह पूरा वेतन दे देंगे, उससे पूरा नहीं हो जाएगा। वो है, वो भी डिजर्व करते हैं, काम करते हैं, न्यूनतम वेतन से कम उनको नहीं मिलना चाहिए, सरकारी सेवक होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात एक महत्वपूर्ण आई थी जिस पर कहीं कोई चैलेंज नहीं हुआ। एक महत्वपूर्ण बात है जो विपक्ष के लिए है और वह 94 लाख यानी लगभग 1 करोड़ परिवार को प्रभावित करता है सीधा सीधी, और महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। वह जाति जनगणना के नतीजों के बाद
नीतीश मुख्यमंत्री थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तेजस्वी, तो जाति जनगणना के नतीजों के आधार पर घोषणा की गई थी। जाति जनगणना के नतीजों में एक नतीजा यह आया था कि जो परिवार 6,000 रुपये से भी कम पर गुजर बसर करता है आज के ज़माने में, उस परिवार की संख्या है 94 लाख। इसका मतलब 5 करोड़ लोग इस सबसे गरीब परिवार की श्रेणी में हैं। उनके लिए यह घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा कि उनको जीवन जीने लायक, एक आर्थिक इकाई बनने लायक, केंद्र और राज्य की अन्य परियोजनाओं का लाभ ले पाने लायक बनाने के लिए यह जो पारिवारिक संरक्षण की ये जो सूची आई, जिसमें लगभग 34 पॉइंट कुछ है 35% यानी 94 लाख लोग यह चिन्हित किए गए कि जिनकी आमदनी 200 रुपया पर डे यानी कि 6,000 रुपया से कम है। और सरकार ने वायदा भी किया या संकल्पित भी किया कि उनको हम 2 लाख रुपया देंगे, कि हम उनको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन सरकार की कोई मैकेनिज्म या ब्यूरोक्रेसी, चाहे जो भी भ्रष्टाचार के जो भी ये हो, और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी के कारण यह योजना बिल्कुल लागू नहीं हो सका। एक बार विपक्ष ने, खासतौर पर तेजस्वी की पार्टी ने, इसके बारे में एक बात कही थी। और इसके साथ साथ एक और ऐसा ही दृष्टांत है कि प्रशांत किशोर ने जो विधानसभा का घेराव 4 मुद्दे पर किया था, उसमें एक मुद्दा यह भी था। और अगर डिसाइसिव ढंग से पावर में आना है तो उनको जनता के सबसे बड़े तबके को प्रभावित करना होगा, सीधे सीधे उसी तरह जैसा कि 2020 में उन्होंने सबसे बड़े तबके के लिए, सब लोगों के लिए 10 लाख रोजगार की बात पहले पहल बिहार में कही थी। बिहार में 1 लाख ऐसे लोग हैं जो वनों में रहते हैं, वनों में खेती करते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत दावा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। 17 लाख वैसे लोग जो कि कांग्रेस के जमाने तक उनको एड्रेस किया जाता था। बिंदेश्वरी दुबे की सरकार अंतिम सरकार थी जिसने गया जिले में 35,000 लोगों को उनकी जमीन के अनुरूप पर्चा दिया था और उसका वितरण करवाया था। तो कांग्रेस के जमाने में जो इशू छूट गया, वह 17 लाख लोग ऑपरेशन दखल दहानी के समय नीतीश जी की सरकार 2014 के पहले और 2014 के बाद कुछ दिनों के जीतन राम मांझी की सरकार और उसके बाद के सरकार तक ये विषय कुछ दिनों तक चलता रहा, 3 वर्षों तक चलता रहा। के आधार पर उनको उस जमीन पर कब्जा दिलाना जिस पर अवैध कब्जा लोग रखे हुए हैं, उनको जीविका का एक आधार जो मिला था पर्चा के रूप में, भूदान से प्राप्त जमीन, सीलिंग सरप्लस से प्राप्त जमीन, इसके बाद कटाव इत्यादि में जाने की वजह से जो रहने बसने के लिए जमीन या वास भूमि, इन सब के विषय को भी नहीं लिया गया। और अंत में एक और बात है कि कोशी में नीतीश कुमार ने 3 लाख परिवारों को घर बनाने का इंसेंटिव देने के लिए कहा था। 3 लाख लोगों को अगर घर बनाने में लगा दिया जाता कोशी में और उनको प्रोत्साहन दिया जाता तो सारे लोगों को काम मिल जाता, तो उससे कोशी को रिबिल्ड करने का जो नारा है वो सचमुच हो जाता। वह छूटा हुआ मसला है। छूटे हुए मसले ग्राउंड पर भी हैं और छूटे हुए मसले बड़े भी हैं, मैसिव भी हैं, जैसे नदियां। तो इनमें से क्या मौलिक बात राहुल गांधी कहना चाहते हैं? केवल नारे देने से अडानी अडानी, अंबानी अंबानी, संविधान और अंबेडकर, इन सब बातों से इनके प्रति इनका कमिटमेंट जाहिर नहीं होता है। ये इनके जुमले हैं, मैं उस बारे में नहीं कह रहा हूं। इन तीनों बातों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उसका सम्मान उनके वक्तव्य मात्र से नहीं पूरा होता है। वो सरकार का दावा कर रहे हैं, उनके पास प्रोग्राम होना चाहिए, और अगर नहीं तो एक स्पष्ट प्रोग्राम होना चाहिए, और वह होना चाहिए कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 10 लाख से बढ़ा के तेजस्वी कहते कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और निश्चित देंगे, और उसमें इसके लिए हमारा ये आर्थिक पैकेज है। मणिलाल जी, सबसे बड़ी बात है कि जो योजना सरकार लागू कर रही है, आपने बताया कि नीतीश जी ने 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपया देने का जो वायदा किया था, उसको वो सरजमी पर नहीं ला सके, क्योंकि उनमें ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने कहा था कि 60,000 रुपया सालाना इनकम होना चाहिए, और 60,000 सालाना इनकम का सर्टिफिकेट ही किसी सीओ ने, किसी बीडीओ ने बनाने का मतलब इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में वैसा ही वो नियम बना दें और सरकार उसका लाभ जो है जो लोगों को नहीं मिले, तो वैसा अगर कोई घोषणा होती है वो भी चिंताजनक है। इसलिए दोनों आने वाली सरकार को या जो सरकार वर्तमान में है वो उनको भी सोचना चाहिए कि इसलिए हम लोग विश्लेषण यही होगा कि कोई भी सरकार आवे, लेकिन जनता के मुख्य मुद्दे को, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके
मतलब गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी की जाए, तभी कोई भी सरकार यहाँ आने वाले समय में रह सकती है। यही मेरा अपना इसका मतलब हुआ मणिलाल जी कि दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति खत्म करते समय मैं याद करता हूँ, पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर है, या अभी सड़कों पर मुखर है। पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर हैं। बात इतनी है कि कोई पुल बना है, पीछे से उनका हाथ मिल रहा है। धन्यवाद मणिलाल जी और मैं विमर्श न्यूज के लिए।